Hello students, today we are going to start chapter number 1 ईंट, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3। आज बच्चों हमारा चलेगा पार्ट 3। इसमें हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो एक मोहर के बारे में पढ़ा है, जानकारी के स्रोत पढ़े हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं, हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके क्या रहे, कृषि उनकी कैसे होती थी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे कहा जा सकता है, उनकी जल निकास प्रणाली कैसी थी, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला कैसी थी, विशाल स्नानागार क्या था और हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता का कैसे पता चलता है। इसके अलावा हमने हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 में शिल्प उत्पादन के विषय में पढ़ा था। उनके शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान किस आधार पर की गई है, कच्चा माल प्राप्त करने के उनके कौन से मार्ग थे, कौन सा माल कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, बना हुआ माल कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था, इसके विषय में पढ़ा। अब आज हम पार्ट 3 में माल के लिए सुदूर देशों से संपर्क के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे पता चलता है कि दूसरे देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का आदान प्रदान वस्तुओं का हुआ करता था। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो ये जो आपको एक हड़प्पा में जो जार, हड़प्पा का जो जार मिला है ओमान में, वो आप देख रहे हैं कि ये जो काला जार दिखाई दे रहा है ये ओमान में मिला है। आजकल इसको ओमान कहते हैं, लेकिन जो पुरातत्व के अनुसार जो विवरण मिले हैं उसको में उसको मगान कहा गया है। ताबे के लिए ओमान के ऊपर हम डिपेंड थे कि हड़प्पा और ओमान के ताबे में निकल के अंश मिले हैं, यानी जो उसका फॉर्मूला है जिससे मिलाकर के इस धातु को बनाया जाता था। तो ये संकेत करता है कि भारत यानी उस समय की हड़प्पा सभ्यता और जो ओमान है उसके बीच आदान प्रदान होता होगा, क्योंकि जो भी तांबे की वस्तुएं मिली हैं उसमें निकल धातु के अंश भी मिले हैं। और एक हड़प्पाई मर्तमान, जो ये आप मर्तमान देख रहे हैं, ये मर्तमान ओमान में मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद कुछ वस्तुओं, कीमती वस्तुओं को भर करके इसे वहां भेजा गया होगा हड़प्पा के लोग, और सामान का लेन देन करने में इसका प्रयोग करते होंगे। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मर्तबान के ऊपर जो ये जार सा है, मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई है। वो शायद इसलिए कि इसमें से किसी भी प्रकार की चीज का रिसाव, कोई भी इसमें से लीक ना करे चीज, इसलिए ऐसा किया गया होगा। तो ये पुरातात्विक खोजें ये बताती हैं हमें कि ये तांबा जो है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। इस बात का संकेत हमें इस पुरातात्विक अवशेष से मिलता है। दूसरा जो वो है साक्ष्य है कि मोहर और बांट तथा पासे और मनके भी दूर दूर के और दूर दूर के देशों के साथ संपर्क के संकेत करते हैं कि उस समय की हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं, बांट हैं, उनके जो मनके बनाए हुए हैं मोती जैसे, या उनके जो पासे यूज करते थे वो दूसरी जगह भी हमें यानी विदेशों में भी हमें मिले हैं। और ये मनके या ये जो सामान है, इनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया, एक लेख मिला है मेसोपोटामिया में, उससे ये पता चलता है कि दिलमुन, फारस की खाड़ी में बहरीन है जिसको कहते हैं बहरीन, दिलमुन, मगान और मेलुआ, मेलुआ यानी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को कहा गया है, सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को कहा गया है। इससे संपर्क की जानकारी मिलती है। यानी मेसोपोटामिया में एक लेख ऐसा मिला है जो इस ओर इशारा करता है कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज आपको दिख रही हैं, दिलमुन, बहरीन, मगान, ओमान, मेलुआ, हड़प्पाई सिंधु क्षेत्र, ये आपस में व्यापार के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेलुआ से प्राप्त जो उत्पाद हैं उसमें कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां हैं। और एक मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, न्यूज में काफी नाम आता रहता है इराक का, इस मेसोपोटामिया में एक मिथक प्रचलित था, ऐसी एक धारणा प्रचलित थी वहां पर कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे।
तो पुरातत्वविदों ने ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बेटा ये जो नाम दिए गए हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि किस कंट्री के लिए कौन-सा नाम प्रयुक्त हुआ है और ये हाजा पक्षी किसको कहा गया है? तो पुरातत्वविदों का मानना है कि शायद ये मोर, पीकॉक के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेलुआ यानी सिंधु सभ्यता का इलाका, इसे नाविकों का देश कहा गया है कि ये नावों के द्वारा ये बड़ी-बड़ी नावें बनाना जानते थे और उनमें सामान भर करके दूर देशों के साथ ये व्यापार किया करते थे। सुदूर से संपर्क की ओर संकेत मोहरों पर बने जहाज, ये आप देख रहे हैं कि मोहर के ऊपर ये जहाज या नाव जैसा कुछ बना हुआ है, ये संकेत करते हैं कि समुद्री मार्ग के द्वारा हम विदेशों के साथ जुड़े हुए थे और हमारा व्यापार न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दूसरे देशों के साथ भी होता था, जिनमें ये नाम मुख्य हैं दिलमुन, मगान और मेलुआ। नेक्स्ट समझते हैं अब हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति जो मानी जाती है। सबसे पहले हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, वो थी मोहरें। अब तक खुदाई में लगभग 2000 मोहरें मिल चुकी हैं। मोहरों का जो मुख्य इस्तेमाल है कि ये लंबी दूरी, बहुत दूर तक हमें कोई सामान भेजना है तो लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाती थी। कोई मानो हमने बोरे में सामान भरा और उसके ऊपर मुंह बांध दिया और उसको मिट्टी से सील कर दिया, उसके ऊपर एक मोहर छाप दी जिसमें उस व्यक्ति भेजने वाले का नाम, उसका एड्रेस जो भी होता होगा वो अंकित होता होगा और अगर वो सुरक्षित उसी स्थान पे पहुंच जाता है बिना किसी टूटे, वो मोहर लगी हुई, तो इससे पता चलता था कि सामान सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया। जैसे आजकल भी हम लोगों के पास सामान आता है ऑनलाइन शॉपिंग से, तो सील्ड होता है तो हम समझ जाते हैं कि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। मुद्रांकन यानी ये डिफरेंट टाइप की आप मोहरें देख रहे हैं, तो मुद्रांकन से मेन जो पता चलता था भेजने वाले की, जो सामान को भेज रहा है थैले को, कि उसकी पहचान को वो बताता था कि क्या नाम है उसका या उसका क्या एड्रेस है या कहाँ से भेजा गया है, ये जानकारी ये इन मोहरों से मिलती थी। नेक्स्ट आगे समझेंगे हम इसके बारे में। अ, हड़प्पा सभ्यता की लिपि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सालों में ये देखा गया है कि इनकी स्क्रिप्ट के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 8 मार्क्स में। तो इसको रहस्यमय लिपि कहा गया है कि बड़ी ही रहस्यमय लिपि है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस लिपि को आज तक भी हमारे पुरातत्वविद इतिहासकार पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। जिस दिन इस लिपि को पढ़ पाने में सफलता मिलेगी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपके इस चैप्टर की जो पढ़ रहे हैं चीजें उनमें भी कुछ बदलाव आ जाए। यह लिपि की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं हम कि यह लिपि वर्णमाली न होकर के भाव चित्रात्मक थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्रों के रूप में पिक्टोग्राफिक कहा जाता है इसको, चित्रों के रूप में ये कुछ वर्णित करते थे। मोहर पर एक लाइन में कुछ लिखा होता था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ मोहर पर ये कुछ अंकित किया गया है। शायद ये मालिक का नाम या उसकी डेजिग्नेशन पद होता होगा जो अपने बारे में लिखवाता होगा। लिपि में चित्र, चिन्ह और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये चिन्हों के माध्यम से लिखा गया है, जानवरों को प्रतीक के रूप में इस पे चित्रित किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद साक्षरता कम रही होगी, तो अनपढ़ लोग हैं, वो भी इन चित्रों को देख करके उसको समझ सकें, इसलिए इन संकेतों का प्रयोग किया जाता होगा। अब ये जो संकेत मिले अभी तक लिपि के इनके, जो चित्र संकेत मिले हैं, इनकी संख्या लगभग ये बच्चों याद रखने वाला क्वेश्चन है, 375 से 400 तक है। जैसे हमारी वर्णमाला में आप देखेंगे हिंदी में 52 वर्ण हैं, इंग्लिश में 26 हैं। ऐसे ही इनके जो हमें संकेत मिले हैं, वैसे ये वर्णमाली ही नहीं है, चित्र हैं। ये चित्र 375 से 400 के बीच हैं। आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। कई अब मुश्किल क्या आ रही है इसको और पढ़ने में कि कई तो बड़े लेख धुंधले पड़ गए हैं। तो इनको हमारे पुरातत्वविदों को समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरी इसकी सबसे खास बात है जो आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है कि जैसे उर्दू को लिखा जाता है कि राइट टू लेफ्ट, तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी
राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाती है, जबकि हम हिंदी जो लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अब कैसे पता चला कि ये लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, यानी राइट टू लेफ्ट लिखते थे? क्योंकि जो मार्जिन लाइन होती है, वो मार्जिन लाइन मोहरों पर या जिन चीजों पर भी हमें लिखा मिला है, वो राइट साइड में जगह छोड़ी गई है। लिपि को मोहर अब किस पर लिखी जाती थी? ये लिपि मोहरों के ऊपर, तांबे के औजारों के ऊपर, मर्तबान के ऊपर, मिट्टी की छोटी पट्टिकाओं के ऊपर, आभूषणों के ऊपर, अस्थि छड़ों के ऊपर यानी हड्डियों के, सूचना पट्ट के ऊपर। एक ऐसा लोथल में सूचना पट्ट मिला है, उसकी लकड़ी तो गल गई है, लेकिन वो एक अभिलेख अभी भी है जिस पर कुछ लेख खुदा हुआ है। सबसे पहले 1873 में कनिंघम, इनका नाम आपको याद रखना है, कनिंघम ने इसे देखकर समझने का प्रयास किया था, लेकिन जो संस्कृति सभ्यता की वो कल्पना भी नहीं उन्होंने की थी, इस मोहर ने उस सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया, लेकिन कनिंघम ने उस समय वो इमेजिन नहीं किया था कि ये किसी इतनी बड़ी पुरानी सभ्यता की मोहर है। हड़प्पा, अब समझते हैं हम बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बांटों के बारे में। तो बड़ी परिशुद्ध प्रणाली थी इनके बांटों की, यानी बाकायदा पूरा सिस्टम था, कितना वजन होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए, किससे बनेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए जानना जरूरी है कि बनते किससे थे बांट। हमारे आजकल आपने देखे होंगे लोहे के होते हैं अधिकतर, ये चर्ट नामक पत्थर से बनते थे और लेन देन में बांटों की परिशुद्ध प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। बांट के निचले आधार पर द्विआधारी थे, ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे और धातु की तराजू के पलड़े मिले हैं। ये अब तो जोड़ दिए गए ये रस्सियां इनमें, ये पलड़े उसी समय के हैं जो ये रखे हुए हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। ये तराजू के पलड़े मिले हैं और ये जो नीचे आप चित्र देख रहे हैं, ये उस समय के बांट हैं जो खुदाई में मिले हैं। छोटे बांटों से आभूषण और मनकों को तोला जाता होगा, यानी बहुत छोटे-छोटे बांट मिले हैं। तो इससे ये उम्मीद की गई है कि जो लोग मनके ये लोग बनाया करते थे या बहुत सारे इनके जो गहने बनते थे उनको तौलने में इन छोटे बांटों का ये लोग प्रयोग किया करते होंगे। अब समझते हैं कि कौन सी बातें हड़प्पा की प्राचीन मजबूत सत्ता की ओर संकेत करती हैं, कि इनकी जो राजनीतिक सत्ता थी वो मजबूत थी। तो क्योंकि हड़प्पा की अगर पूरी सिविलाइजेशन को हम स्टडी करेंगे तो ये पता चलता है कि उनका समाज जटिल फैसले लेता होगा। कैसे पता चलता है कि जटिल फैसले लेता होगा? क्योंकि हड़प्पा की जो पुरावस्तुएं मिली हैं उनमें असाधारण एक रूपता है, यानी समानता है। तो कोई ना कोई तो एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होगी जो सबको नियंत्रित करती होगी, चाहे उनके मोहर हो, बांट हो, ईंट हो, इनमें काफी समानता देखने को मिलती है। ईंटें जम्मू से गुजरात तक कहीं चले जाएं आप, हड़प्पा स्थलों पर समान अनुपात की हैं। तो ये इस ओर इशारा करती है कि कोई ना कोई मजबूत राजनीतिक सत्ता होगी जो साइज के ऊपर नियंत्रण रखती थी। ईंट बनाना, विशाल दीवारें और चबूतरों का निर्माण भी मजबूत सत्ता की ओर इशारा करते हैं। यह सब जटिल फैसले लेना और श्रम को संगठित करना, पूरे लेबर को ऑर्गेनाइज करना, ये कोई अगर पावरफुल पॉलिटिकल कोई ऐसा शासन नहीं होगा तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये आप ईंट का एक चित्र देख रहे हैं, एक ये दीवार का चित्र देख रहे हैं, तो इनकी सभ्यता को देखने से ये पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल पावर होगा जो पूरे को कंट्रोल करता होगा। अब समझते हैं कि शासकों के विषय में पुरातत्वविदों की क्या राय है। मोहनजोदड़ो का जो विशाल भवन है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है चित्र में, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा दुर्ग कहलाता है, सिटाडेल, और दूसरा है लोअर टाउन। तो ये जो दुर्ग वाला हिस्सा है इसमें विशाल भवन है और शायद ये राजमहल रहा होगा, जो ऊंचा हिस्सा है, क्योंकि इसमें कम इमारतें हैं लेकिन बड़ी-बड़ी इमारतें हैं। एक मूर्ति मिली है, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है कि शायद ये पुरोहित राजा है, क्योंकि ऐसे पुरोहित राजा के बारे में मेसोपोटामिया में पता चलता है। तो चूंकि ये सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन है, इसीलिए इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कुछ का मानना है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की समाज में स्थिति समान थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। कुछ का मानना है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग राजा होते थे।
कुछ ये मानते हैं कि सारा एक ही राज्य था, पूरी जो साइट्स जितनी मिली हैं हमें, लेकिन और ये एंड वाला जो देख रहे हैं कि सारा एक ही राज्य है, यही परिकल्पना सबसे युक्ति संगत मानी जाती है। यानी अधिकतर इतिहासकार इसी बात पर राजी हैं कि सारा का सारा ये एक ही राज्य रहा होगा, चाहे राजा हो या ना हो सकता है कि स्वतंत्र शासक होंगे या समाज में सभी की स्थिति समान रही होगी। अब समझते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता जो इतनी विकसित, इतनी बढ़िया, इतनी शानदार उनकी व्यवस्था नियोजित थी, उसका पतन कैसे हो गया? उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं? ये भी बच्चों बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में 3 और 8 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शायद कोई विदेशी आक्रमण हुए आर्यों के और इसको समर्थन दिया है व्हीलर और गार्डन ने। कि और विदेशी आक्रमण में कहा गया है कि अचानक कोई हमला हो गया और ये सभ्यता समाप्त हो गई। दूसरा है भूकंप और प्रशासनिक शिथिलता आ गई, मार्शल का ऐसा मानना है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में बाढ़ आ गए, मैके और मार्शल के अनुसार ऐसा है कि बाढ़ आ गई और पूरा का पूरा इलाका डूब गया। कुछ कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो गया, यानी ये इलाका रेगिस्तान बन गया। ये स्टेन के अनुसार है। कुछ कहते हैं कि वनों का इतना ज्यादा कटाव कर लिया गया कि वो क्षेत्र बिल्कुल वनस्पति के विहीन होता चला गया। नदियों का सूख जाना या उनका मार्ग बदल लेना भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण है, जो इतिहासकार साहनी के अनुसार है। कुछ कहते हैं कि यहाँ आग लग गई और डेल्स और कौसाम्बी ऐसा मानते हैं कि अचानक आग लग जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गई। कुछ कहते हैं कि अचानक ही इसका अंत हो गया, ऐसा व्हीलर का मानना है। तो ये डिफरेंट आप कॉजेस देख रहे हैं जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पार्ट 3 के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको आप शेयर कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक